चौधरी चरण सिंह के बराबर जब आपने अमित शाह इनको मोदी जी को बता दिया, तो कल को ये किसी का भी गुणगान कर सकते हैं। किसानों की वोट, वो वोट क्या मुसलमान आज आपको वोट दे देंगे? जाट भी ये सोच रहे हैं कि भाई आपने जो धोखा दिया है, हमें किसी को वोट देनी हो, आपको वोट नहीं देंगे। क्या राष्ट्रीय लोकदल को अब ब्रजभूषण शरण सिंह से भी वोटों की उम्मीद अब दिखाई दे रही है? संजीव बालियान स्वयं में जाट समाज को लगातार जो है 2014 के बाद से धोखा देते आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाए और कब दुश्मन दोस्त बन जाए ये नहीं कहा जा सकता। आजकल पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर ले या देश की राजनीति की, आजकल दल बदल का खेल लगातार जारी है, लेकिन रिश्ते इतनी जल्दी बदल जा रहे हैं शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय लोकदल के विचारों की, और आज मैं बात कर रहा हूं उन पहलवानों के आंदोलन की। आज मैं बात करूंगा उन किसानों की जिन्होंने 13 महीनों तक आंदोलन किया, और आज मैं बात करूंगा ब्रजभूषण शरण सिंह की। आज ब्रजभूषण शरण सिंह की बात इसलिए अभी आज करनी पड़ रही है क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर बड़े गंभीर संगीन आरोप लगे, और उन संगीन आरोपों को सीधे तौर पर आंदोलन के रूप में हवा देने के लिए राष्ट्रीय लोकदल की एक बड़ी भूमिका थी। वही राष्ट्रीय लोकदल जो आज एनडीए के साथ गठबंधन में आ गई है, और यहां जब से वो गठबंधन में आ गई तो मानो आज ब्रजभूषण शरण सिंह भी उनके साथी हो गए हैं, उनके दोस्त, उनके कभी कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। जिस ब्रजभूषण शरण सिंह को पूरी पार्टी, पूरे किसान गरियाते थे और सरकार से न्याय की गुहार लगाते थे, आज उसी ब्रजभूषण शरण सिंह से वोटों की उम्मीद राष्ट्रीय लोकदल को भी है, भारतीय जनता पार्टी को भी है। आज हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ गठबंधन में आ गई, और उन्होंने अपने प्रचार में सीधे तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह की तस्वीर का इस्तेमाल किया है। आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि वो तस्वीर आप देखिए, एक विज्ञापन यहां पर राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त तौर पर यहां दिया है, और उसमें तमाम बीजेपी के नेता, राष्ट्रीय लोकदल के नेता दिखाई दे रहे हैं, और एक तस्वीर सीधे जिसको हमने यहां मार्क किया है, ये ब्रजभूषण शरण सिंह की तस्वीर आप देखिए। यहां संयुक्त तौर पर राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की जब यहां एक विज्ञापन न्यूज़पेपर में छपा है तो उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का भी फोटो है। वही ब्रजभूषण शरण सिंह जिसको राष्ट्रीय लोकदल लगातार जो है उनको, उनके ऊपर कार्रवाई की बात करती थी। आज शायद उम्मीद राष्ट्रीय लोकदल को भारतीय जनता पार्टी के बाद में आने के बाद ये लगने लगी है कि शायद कुछ ठाकुर वोट मिल जाएंगे। और सवाल ये भी कि जयंत चौधरी की विचारधारा का क्या हुआ? चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को लेकर जो पार्टी चली और आंदोलन करते रहे, आज उस विचारधारा का क्या हुआ? आज मेरे साथ तमाम उसी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पुष्पेंद्र जी है, किसान, बड़े नेता है किसानों के, और सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा पुष्पेंद्र जी का। पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 80 पर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और पुष्पेंद्र जी, आप तस्वीर आपने भी देख ली होगी, विज्ञापन आपने भी देख लिया होगा, और सबसे पहले मैं शुरुआत ब्रजभूषण शरण सिंह से इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार जो है वो सरकार को भी चुनौती देते रहे। आज नंबर कहीं ना कहीं टिकट कटने की दौड़ में है, लेकिन चलिए वो बात अलग है। आज हम मुद्दा यही समझेंगे कि आखिर क्या राष्ट्रीय लोकदल को अब ब्रजभूषण शरण सिंह से भी वोटों की उम्मीद अब दिखाई दे रही है? देखिए राहुल जी, ये बात तो उसी दिन स्पष्ट हो गई थी जब स्वयं जयंत चौधरी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कहा था कि जो भाजपा है, मोदी जी है, मोदी जी की नीतियों में उन्हें चौधरी चरण सिंह जी का अक्स नजर आता है। तो अब इन्हें जो है महिला सम्मान में बात करें या चुनावी लाभ को लेने के लिए बात करें, तो इन्हें जो है कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा जो तमाम अत्याचार हमारी बहन बेटियों के ऊपर किए गए, उसको ये भूल गए और चुनावी लाभ लेने के लिए उसका फोटो वहां इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जिस तरह आपने कहा कि कुछ जो ठाकुर वोट हैं वो यहाँ हो, चाहे अन्य सीटों पर हो, वो सारे के सारे इनको मिल जाएं। तो ये राजनीति में पलटने की पराकाष्ठा है, और खुद तो पलटे ही पलटे,
अपनी नीतियों को, चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को और बाकी जितनी विचारधारा है उसको भी पलट के ऐसा लग रहा है कि आरएसएस की विचारधारा और जिस प्रकार से आरएसएस, बीजेपी जो है इस तरह के व्यभिचारियों को महिमा मंडित करके रखती है। और भी बहुत लोग हैं इनके साथ इस तरह के, और जिस तरीके से किसानों को कुचलने वाले टेनी साहब को भी जो है इन्होंने वो दिया है। टेनी साहब मैं विशेष तरीके से साहब इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको सम्मानित वाला मत करना। इनके लिए वो साहब बन चुके हैं आज की तारीख में। जब वो इनके प्रचार के लिए भी वो हो सकता है आ जाए, जिन्होंने किसानों को कुचलने का काम किया था जिनके बेटे ने अपनी जीप से, और हो सकता है ये भी उनके प्रचार में वहां चले जाएं। तो ये सभी इनके लिए बड़े सम्मानित, माननीय और साहब बन चुके हैं। इनके फोटो ये बड़े सम्मान से अखबारों के फ्रंट पेज पर लगा रहे हैं। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती कि किसानों की बात करने वाले, महिला अस्मिता की बात करने वाले, महिला पहलवानों की बात करने वाले जयंत चौधरी आज जो है इतने पलटे कि जो है जाकर के उसका फोटो भी लगा लिया। अब ये जो है मतलब इसके बाद कुछ कहने के लिए जो है बच नहीं जाता है। जी। अच्छा, ये एक ट्वीट जो रोहित अग्रवाल जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता है वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उस चीज को उनको समझ में आया होगा कि कहीं गलती हो गई अपने से, तो उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम ब्रजभूषण शरण सिंह को अपराधी मानते हैं और उनका समर्थन नहीं करते। गलती से एक पोस्ट में किसी कार्यकर्ता द्वारा उनकी फोटो का इस्तेमाल किया गया, जो कि एक त्रुटि मात्र है, और वह राष्ट्रीय लोकदल का आधिकारिक पोस्ट भी नहीं बता रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के किसी भी प्रचार में ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब कहीं लग रहा है कि किसान कहीं आगे आकर चुनाव में उनको नुकसान ना पहुंचा दे, ये डर कहीं अब राष्ट्रीय लोकदल को दिखाई देता है, आपको भी लगता है? जी, बिल्कुल ठीक कहा। ये जो शख्स हैं, ये प्रवक्ता हैं इनके, तो जब इस चीज का हल्ला मचा और सोशल मीडिया पे ये सारी पोस्ट वायरल हुई और तमाम लोगों ने इसको आगे बढ़ा करके शेयर किया, तो इन्होंने सोचा होगा कि इससे जो है डैमेज कंट्रोल करने की नीयत से इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं कि साहब ये हमारे लिए अपराधी हैं और हम जो है इनको विड्रा कर रहे हैं या हम इससे अलग कर रहे हैं अपने आप को। ये इन्होंने एक रणनीति के तहत किया है। हालांकि बात एक बार जब जुबान से निकल गई और तीर निकल गया, अखबार के फ्रंट पेज पे छप गया, तो वापस तो हो नहीं सकता। ये इनकी नीयत को दर्शा रहा है कि साहब ये इसी तरीके से चुनावी लाभ लेने के लिए किसी को भी अपने सर पे बैठा सकते हैं, किसी को भी सम्मानित कर सकते हैं। और चौधरी चरण सिंह के बराबर जब आपने अमित शाह इनको मोदी जी को बता दिया, तो कल को ये किसी का भी गुणगान कर सकते हैं। इनसे हमें बहुत ज्यादा कोई आशा नहीं है, लेकिन तीर इनके जो है कमान से निकल चुका है। अब इसका कोई डैमेज कंट्रोल ये कर नहीं पाएंगे। कोशिश इनकी है, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे। जी। अच्छा, मैं जयंत चौधरी पर भी आपसे कुछ समझना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई और लगातार आप जो है बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं पुष्पेंद्र जी। जयंत चौधरी को ऐसा क्या लगता है कि कौन सा ऐसा रातों रात ऐसा करिश्मा हो गया? क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत रत्न दे दिया, क्योंकि चौधरी चरण सिंह तो किसी रत्न से कम पहले ही किसानों के लिए नहीं है। आज भी हर घर में उनकी तस्वीर आपको दिखाई देगी। मैं जहां बैठा हूं, मेरे दफ्तर में कुछ तस्वीर चौधरी चरण सिंह की है, मेरे घर में तस्वीर है, और आपके घर में भी लाजमी है, होगी। लेकिन क्या ये एक महज आपको कारण लगता है जयंत चौधरी कुल भारत रत्न के बात पर ही यहाँ पूरी उन्होंने विचारधारा को या पूरा उन्होंने जो निर्णय लिया पलटने का, दल बदलने का, वो कहीं आपको लगता है सिर्फ एक भारत रत्न से महज उसका कनेक्शन है? नहीं, देखिए राहुल जी, चौधरी चरण सिंह की जो विरासत है या उनकी जो तस्वीर है वो तो सब घर में है। मेरे पीछे भी फोटो उनकी लगी हुई है, चौधरी साहब की। तो मेरा कहना यह है कि भारत रत्न तो चौधरी साहब हर किसान की नजर में थे, और भारत रत्न तो उन्हें बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। और भारत रत्न से ऊपर उनको किसान इस देश का पहले से ही मानता चला आ रहा है। तो केवल भारत रत्न यदि दे दिया गया था तो ये उसका आभार व्यक्त कर सकते थे, धन्यवाद दे सकते थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सारी की सारी इनकी मुलाकात पहले हुई है। इन्होंने कहा है भाई अब मैं कैसे किस तरीके से आऊं, तो आप कुछ ना कुछ इस तरह की बात करें, भारत रत्न दे दीजिए, मैं तो तुरंत आपके फेवर में बयान दे दूंगा और बयान दे करके मैं आपके पास आ जाऊंगा। जबकि वास्तविकता ये है कि पिछले अगर 10 सालों की हम बात करें, जिस तरह का अन्याय किसानों को ले लीजिए या जाटों को ले लीजिए, वो भाजपा के द्वारा जो है किया गया है बिरादरी के प्रति, वो मतलब बिल्कुल ही वायदा खिलाफी से लेकर के तमाम चीजें हैं।
इसमें पहला बिंदु मैं आपको बताऊं कि जाटों को जो आरक्षण वाली बात थी, बार बार वायदा करने के बाद वायदा खिलाफी की गई, जाट आरक्षण नहीं दिया गया। 2016 में किस तरह हरियाणा में सीधा गोली मार करके जाटों के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों को शहीद कर दिया गया। महिला पहलवानों को कैसे घसीटा गया वो सारे देश ने देखा, और उनको महिमा मंडित करते रहे जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, सारी भाजपा सरकार उनको बचाती रही। इसके अलावा जब ये खुद 2014 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह जी और जैन जी खुद हार गए थे अपने लोकसभा क्षेत्रों में, मथुरा और बागपत में, और उसके बाद इनकी जब कोठी खाली कराई गई 12 तुगलक रोड, जिस पर चौधरी चरण सिंह जी सन 77 से रहते चले आ रहे थे, किस तरह बिजली पानी काटी गई, कैसे बेइज्जत करके सामान इनका हटा करके इनको निकाला गया। उस टाइम हमने खुद जाकर के वहां पर गिरफ्तारियां दी, दिल्ली का पानी भी मुरादनगर में रोका, उसमें हम डिटेन भी हुए। तो ये जो है इन सब चीजों को ये भूलते चले गए। उसके बाद खुद हाथरस कांड में इनके ऊपर कैसे जो है लाठियां बरसाई गई। उसके बाद मुजफ्फरनगर में इन्होंने पंचायत की, लोटा नून डालने की बात हुई कि साहब हमने नमक डाल लिया है और प्रण कर लिया है, इनके खिलाफ हम लड़ेंगे भाजपा के, लेकिन फिर वहां जाकर के बैठ गए। तो ये तमाम उदाहरण है। लखीमपुर केरी कांड का उदाहरण है जिसमें किसानों को दिन दहाड़े ऑन कैमरा कुचल दिया गया अपनी जो है दम के चलते, और उसमें टेनी जो गृह राज्य मंत्री आज भी सुशोभित बने हुए हैं। 120वीं में एफआईआर में उनका नाम था, नाम दर्ज है वो, उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हरियाणा में तमाम जो जैसे किसान आंदोलन पहले दिल्ली के चारों तरफ चला, 700 से ज्यादा किसानों की शहीदी होगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी किसान हमारे जो है पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैठे हैं, उनके ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर लाठी गोली और आंसू गैस बरसाई जा रही है। लेकिन इन तमाम चीजों को बड़ी ही सहजता पूर्वक कन्वीनियंटली भूल करके, और इन्होंने केवल अपनी सत्ता की भूख को शांत करने के लिए वहां चले गए, और जो बड़े बड़ी बातें करते थे, मैं क्या चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा। वास्तविकता यह है कि इन्होंने साबित कर दिया कि ये वास्तव में चवन्नी ही है, और चवन्नी छाप नेता कब पलट जाए उसका कोई पता नहीं है। जिसमें हम चौधरी चरण सिंह जी की छवि देखते थे, मैं भी चाहता था कि जयंत जी काफी आगे बढ़े, बड़ा अच्छा एक नेता मिला है, युवा है, संघर्षशील है, सब चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी को सत्ता के तराजू में तोल करके और ये उसका सौदा करके और उसकी मंडी में बेच करके चले गए हैं, ये किसी भी समाज के, किसान समाज विशेषकर, वो पचा नहीं पा रहा है। अब हम लोगों के विषय में पहले ही तरह तरह की कहावतें जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं या जाट हैं उनके विषय में हरियाणा में और उसमें चलती थी, अब उनको क्या जवाब देंगे। वहां से फोन आते हैं, लोग कहते हैं भाई देखो कैसे आप पलट जाते हो, जबकि जब कोई भी मुसीबत आती है तो इस देश का सारा किसान, सारे जाट एकजुट हो जाते हैं। जैसे आपने 26 जनवरी के बाद जो राकेश टिकैत जी के ऊपर एक्शन लेने की बात आई थी, उनके आंसू क्या निकले कि पूरे देश का माहौल ही एकदम बदल गया, सब लोग यहाँ पर दिल्ली इकट्ठा हो गए। तो ये जो है एक यूनिटी जो है उसको खतरे में डाला है चंद सीटों के लिए। और मैं ये भी बताऊं, आगे जाकर के जो राजनीतिक ताकत है, हमारे जो मुस्लिम भाई हमारे साथ भाईचारा था, वो एकजुटता 2013 के दंगों के बाद पुनर्स्थापित धीरे धीरे हो चुकी थी, वो भी लगभग अब छिन्न भिन्न हो गई, वो भी इनके ऊपर कोई विश्वास कभी करने वाले नहीं है। तो इन सब चीजों के चलते वास्तव में इन्होंने अपनी सारी ताकत को खत्म कर दिया है। कुछ दिनों की चांदनी के चक्कर में अब आगे इनके सामने काली अंधेरी रात आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हाल वहां पर हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का किया है, वही यहाँ पर जयंत चौधरी का होने जा रहा है। और दुष्यंत और जयंत, ये इनका राजनीतिक अंत लिख दिया गया है, उनका तो सामने आ गया है। इनकी फिल्म अभी ट्रेलर आएगा, उसके बाद इनको मंत्री ना बनाए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आज भी इनको भाजपा निकाल दे, ना ये लाभ के ना हानि के, ये भाजपा जानती है। इनके पास अब कोई ना किसानों का वोट बैंक, जाटों का वोट बैंक है, मुसलमान तो इनसे 100 कोस दूर भाग चुका है। ऐसी स्थिति में खुद की राजनीति इन्होंने खत्म कर ली, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। दूसरा एक मुद्दा ये भी है कि भाई अभी ये जो 9 विधायक थे, इन्होंने जाकर के मंडी में सजा के, प्लेट में सजा के एक सेठ को, उसका नाम ही संजय सेठ है, उसको सौंप दिए। अरे भाई ये विधायक किसान आंदोलन में जो विरोध हुआ था उसके बलबूते पे जो आपको वोट मिली थी, 2017 में तो आप लड़े थे, आपका एक विधायक आया था, वो भी भाग गया था भाजपा में, आपकी क्या वो ताकत थी? उसके अलावा आपको एक राज्यसभा की सीट भी सहसम्मान अखिलेश जी ने दी, जबकि आपके 8 ही विधायक थे। एक खतौली का विधायक भी आपका उसी आधार पर जीता।
उस सारी एकता को, सारी पॉलिटिकल पावर को आपने कहीं ना कहीं जाकर के गिरवी रख दिया, जिसका कोई अधिकार आपको नहीं था, क्योंकि वो वोट जो आपको मिली थी वो भाजपा के खिलाफ मिली थी। भाजपा के खिलाफ वोट मिली हुई शक्ति थी, उस शक्ति को भाजपा के ही जो है घर में जाकर के गिरवी रख देना, ये आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। और आपने कहीं ना कहीं इसमें चौधरी चरण सिंह जी की विरासत का भी अपमान किया है। और मैं आपको बता दूं बहुत स्पष्ट रूप से, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत किसी व्यक्ति की, किसी परिवार की, किसी परिवार में पैदा होने वाले व्यक्ति की नहीं है। ये लाखों करोड़ों किसानों के संघर्ष और जो है खून पसीने को बहाने के बाद तैयार हुई है। हमारे बाप दादा ने भी इसमें संघर्ष करके इसको तैयार किया था, हमारी भी उसमें हिस्सेदारी है। अरे चौधरी साहब के नाम की अगर कोई जमीन है, कोई मकान है, कोई प्लॉट है, वो आपको मिल सकता है पोता होने के नाते, लेकिन आप ये सोचें कि भाई आप इस विरासत को जाके गिरवी रख देंगे, ये संभव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं बहुत स्पष्ट से, आप अकेले गए हैं, आप विरासत को नहीं ले जा सकते, ना आप ले जा पाएंगे। आप अकेले जाना है वहां चले जाइए, लेकिन चौधरी साहब की विरासत करोड़ों किसानों और उनकी आइडियोलॉजी के साथ मजबूती से आज भी खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। जी पुष्पेंद्र जी, ये सवाल मैंने विधायकों से भी किया था राष्ट्रीय लोकदल के, और कई बार किया है। जयंत चौधरी से भी कुछ सवाल हमने जब किया था, और अखिलेश यादव से भी मैंने सवाल किया था जब वो मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह में आए थे, तो कि यहाँ उनको 7 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ मिल रही थी, और यहाँ उनको 2 सीटें। लेकिन यहाँ उनके विधायक ये मानते हैं कि 2 राज्यसभा, यानी वो एक राज्यसभा तो समाजवादी पार्टी से पहले ही है, एक राज्यसभा उनको और मिलने जा रही है, एक एमएलसी, 2 लोकसभा की सीटें। तो वो तो काफी खुश है, उनको तो लगता है कि शायद इसका फायदा होगा। आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ उन्होंने अपनी राजनीति को खत्म कर दिया। क्या जेजेपी का, जिस आपने जो जिक्र किया है दुष्यंत चौटाला की पार्टी का, कि यहाँ दुष्यंत चौटाला की तरह इनकी पार्टी जो है आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन इनकी प्लानिंग तो जो है विधानसभा चुनाव को लेकर भी अब बताया जा रहा है हो चुकी है। देखिए राहुल जी, आप स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर आपके पास से फसल चली गई तो आपका कोई नुकसान नहीं होता। ये जो विधायक हैं, एमपी हैं या मंत्री पद है, ये फसल है। वास्तविक जो चीज है वो खेत है। तो जो खेत पे से आपने कब्जा छोड़ दिया या आपका खेत आपके हाथ से निकल गया, तो फिर फसल तो आगे आने वाले टाइम में आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि फसल उगाएंगे कहाँ। और खेत है जन समर्थन, किसानों की वोट। वो वोट क्या मुसलमान आज आपको वोट दे देंगे? जाट भी ये सोच रहे हैं कि भाई आपने जो धोखा दिया है, हमें किसी को वोट देनी हो, आपको वोट नहीं देंगे। इस तरह की चर्चाएं आ रही हैं लगातार। मेरे पास फोन मैसेजेस सारे देश से आते रहते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं। जट सिख बेचारे हमारे भाई हैं, उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया कि 3 कृषि कानूनों को जो है वापस लिया, उसमें सब लोग, हम सारे लोग शामिल हुए। तो आप केवल ये कि 2-3 एमएलए बन गए, एमपी बन गए, अरे आप भूल गए चौधरी चरण सिंह जी की विरासत। उड़ीसा से लेकर के हरियाणा तक और कहां कहां तक जो है उनकी कलम से मुख्यमंत्री बनते थे। उस पता नहीं कितने सांसदों को सांसद और मंत्री बनाते थे। खुद वो उसी विरासत, उसी खेत के बलबूते पे, उसी समर्थन के बलबूते पे वो देश के प्रधानमंत्री तक बने। आपने सारी विरासत को सिकोड़ते सिकोड़ते यहां तक ले आए। इसका अर्थ यह है कि आप कभी भी इस विरासत को आगे ले जाने के काबिल नहीं थे। आपको बैसाखियों की आवश्यकता थी। अरे बैसाखियों की आवश्यकता थी तो आइडियोलॉजी तो अपनी कम से कम वो रखते। भाई मुलायम सिंह परिवार भी चौधरी चरण सिंह जी वाली पार्टी से निकला है, कहीं ना कहीं वो भी अपने एक स्टैंड पे कायम है। वो तो नहीं गए भाजपा के साथ शामिल होने के लिए, आप क्यों चले गए? तो आपने जो है आइडियोलॉजिकल अपनी खुद की जो है एक तरीके से ताबूत में आखिरी कील ठोक ली है। पता इसका सबको है, जयंत चौधरी के अलावा। मैं वास्तविकता आपको बता रहा हूं कि चुनाव के उपरांत अगर कहीं सरकार बनी, मंत्री इनको नहीं बनाया गया, तो ये किसका क्या बिगाड़ लेंगे बताइए आप। अभी देखा आपने, एक तीसरा उदाहरण भी देता हूं, कैसे वो जो रामविलास पासवान वाली पार्टी है, कभी चाचा को ले लिया और भतीजे को भगा दिया पहले, अब भतीजे को ले लिया, चाचा को भगा दिया। तो ये दोनों पक्षों को कमजोर करने का काम लगातार भाजपा करती है, इनको ये समझना चाहिए था। और अगर इनसे राजनीति नहीं चल रही थी, इनको लगता था कि इस विरासत के माध्यम से मैं आगे राजनीति नहीं बढ़ा सकता हूँ, तो ये कुछ लोगों को बुलाते, सलाह मशवरा करते, कहते भैया मैं तो जाकर के विदेश में बसना चाहता हूँ, या मैं और कुछ काम कर लूंगा, मेरे बस की ये नहीं है, आप लोग अपना कोई नेता नया चुन लो, उसके हिसाब से आगे चीजें चल जाती है। लेकिन आप उठ करके वहां चले जाएं, ये किसी के भी जो है गले से बात नहीं उतर रही है, उसका भारी विरोध हमने किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। जी
अच्छा पुष्पेंद्र जी, मैं एक मुजफ्फरनगर की सीट पर जो संजीव बालियान यहाँ बीजेपी से प्रत्याशी भी है, मंत्री भी है, सांसद भी रह चुके, चौधरी अजीत सिंह को चुनाव भी हरा चुके, अब लग रहा है कि कार्यकर्ता जो है उनको जिताने के लिए राष्ट्रीय लोकदल का आएगा क्या? ये देखिए, ये एक और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। जिस व्यक्ति ने 2019 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह, जो आपके पिताजी हैं जैन चौधरी जी के, उनको 6,500 वोट से हराया, उसमें भी आरोप ये लगे कि भाई इसमें कुछ बेईमानी हेराफेरी हुई है। चलिए उन आरोपों को भी हम साइड में कर देते हैं, उनको हरा दिया, तो उसके बाद आप किस मुंह से जाके ये कहेंगे कि ये बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं संजीव बालियान और बड़े अच्छे नेता हैं, सारे लोग जाकर के इनको वोट दो और इनको जिताने का काम करो। पहली बात तो यही है। और दूसरा, अगर हम संजीव बालियान का भी थोड़ा एक्सरे करें, संजीव बालियान स्वयं में जाट समाज को लगातार जो है 2014 के बाद से धोखा देते आए हैं। कैसे, मैं स्पष्ट कर देता हूं। जब 2015 में जाट आरक्षण खारिज हुआ था राहुल जी, तो उसके बाद स्वयं इन्होंने आनंद फानंद में एक मीटिंग यहाँ बुलाई थी मेरठ में, उसमें मैं भी शामिल था। मैंने विरोध किया कि इस तरीके से आप लोगों ने कर दिया है, आपको ये देना पड़ेगा। उसके बाद ये अपना स्पीच जब इन्होंने दी, तब इन्होंने कहा कि साहब जाटों को आरक्षण हम दिलाएंगे, हमें देना है, आपको लेना है, हम कोई बहाना नहीं करेंगे। और उसके बाद ये 2-3-4 दिन बाद जो है इन्होंने एक मुलाकात प्रधानमंत्री जी से भी कराई, एक डेलीगेशन को लेके गए। वहां प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि साहब मैंने जाटों का नमक खाया है, मैं हरियाणा का प्रभारी था, आपके घरों में ठहरता था, आपकी रोटी खाता था, तो हम आपको आरक्षण हरारत में देंगे। उसके बाद हर चुनाव से पहले ये जाटों के एक डेलीगेशन को बुलाते हैं, कभी अमित शाह के यहाँ ले जाते हैं। एक 2017 से पहले के चुनाव से पहले भी ये हुआ, 19 से पहले हुआ, 22 से पहले हुआ। लेकिन अब इसका हमने इतना विरोध कर दिया है कि शायद इस बार इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि दोबारा से मैं जाटों को बेचूं। ये हर बार उनको जाकर के वहां मंडी सजा करके बेच देते हैं कि देखिए सारे जाट आपके साथ है। अमित शाह कह देते हैं साहब इस बार हमें वोट दो, हम आपको जाट आरक्षण देंगे। अरे इस देश में या इस समाज में कोई पूछने वाला नहीं है क्या इनको, कि आप बार बार जाकर के 10 साल से कोरे वायदे कर रहे हैं और किसी मुद्दे पर भी, जो संजीव बालियान है, क्या पहलवान आंदोलन में जब हमारी बेटियां घसीटी जा रही थी, इनकी कोठी तो वहां से लगभग 500 गज दूर पुल है, 500 गज भी शायद ना हो। वहां इन्होंने कभी आए, कभी इन्होंने समर्थन दिया या उसका विरोध किया? नहीं किया। इनके दिल्ली दिल्ली के चारों तरफ 750 किसान शहीद हो गए, कभी इनके जुबान से कुछ बात निकली? कभी नहीं निकली। एमएसपी की गारंटी के मांग के लिए जो आज भी वहां आंदोलन हो रहा है और पहले भी ये मांग थी, उसमें कोई इन्होंने जो है सहमति जताई या कोई मांग उठाई या कोई विरोध किया या कैबिनेट का हिस्सा होते हुए अंदर कुछ बोले? आज तक किसी को नहीं पता। इसी तरह टेनी ने जब हमारे बच्चों को वहां किसान भाइयों को कुचल दिया, उसके बाद भी जो है इनका कोई बयान नहीं आया। तो मैं तो समाज से भी प्रश्न उठाना चाह रहा हूं कि भाई समाज आपको, किसी नेता को ताकत इसलिए देता है ताकि वो आपके मुद्दों को उठाए, और यदि उसकी मुद्दे मुद्दे या उसकी बात नहीं मानी जाती है तो वो या तो इस्तीफा दे या विरोध करे, अपना विरोध कहीं ना कहीं सड़क पे जताए, कुछ तो करे। लेकिन यदि इसी तरह के नेता हमारे बीच में रहेंगे तो माफ करना, समाज का कभी भला नहीं होगा। और ऐसे ही नेताओं को यदि हम बार बार चुनते रहेंगे तो ये उससे ज्यादा हमारी यानी समाज की गलती होगी। ये समाज में केवल जाटों की बात नहीं कर रहा, ये सभी समाजों के लिए कह रहा हूं। जो नेता आपके मुद्दे पर जी जान से ना लड़े, आपकी लड़ाई ना लड़े, आपकी ताकत का इस्तेमाल केवल लुटियन जोन में अपनी कोठी लेने और सत्ता की मलाई चाटने के लिए कर रहा हो, ऐसे नेताओं को आप खारिज करिए। और इसके लिए आपके पास मौका है। अब 2024 का महापर्व और चुनाव आ रहा है, मुजफ्फरनगर में भी चुनाव है। इनको मेरी अपील है किसान भाइयों से और विशेषकर जाट समाज से और अन्य बिरादरियों के लोगों से भी, इनको आप धरती दिखाइए और इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नेता हैं जो आपके मुद्दे को नहीं उठाते हैं, उनको जब आप हरा देंगे तो बाकी लोगों के अंदर भी एक भय व्याप्त होगा कि साहब अगर हमने जनता का मुद्दा नहीं उठाया तो निश्चित रूप से आपको हराने का काम कर दिया जाएगा। इसको जनता से मेरी अपील है कि इनको हरा दो, तो ये बिल्कुल इनकी अकल ठीक हो जाएगी। इनकी अकल ठीक होना बहुत आवश्यक है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम मुद्दों पर आपने बात करी। यहाँ पर कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर खासकर जिस तरह से जयंत चौधरी अब यहाँ पूरी तरह से भाजपा में मिल चुके हैं, पूरी तरह से विचारों की बात कर ले या वोटों के हिसाब से या सत्ता के लिए जो भी है, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या अब ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ राष्ट्रीय लोकदल को
जीत दिलाएंगे या फिर उनका प्रचार भी करेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और यहाँ समाज को, लोगों को, वोटर्स को ये खुद समझना होगा, वो खुद तय करना होगा कि उनको क्या फैसला करना है। लेकिन शायद अभी यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी बड़े खुश हैं और डैमेज कंट्रोल करने की जिस तरह से कोशिश हुई, लेकिन ये मैसेज और ये संदेश सीधे तौर पर उन किसानों को भी आज मन में उनको दुख हो रहा होगा कि शायद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जिस तरह की बातें हुई, अजय मिश्र टेनी को लेकर जिस तरह की बातें हुई, लखीमपुर का पूरा मामला देखा, हाथरस में जयंत चौधरी पर जब लाठियां बरसाई गई, तो किसान वर्ग जो है वो अपने घरों में, हो सकता है कुछ घरों में उनके रात में खाना भी ना बना हो, लेकिन आज वो क्या सोच रहा होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और फिलहाल मेरे साथ इस खास शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।